एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। आपके पास एक रॉड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, और यहाँ पे एक मास अटैच है 6 kg का और यहाँ पे 6 kg का। अब ये कह रहे हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। कहाँ से? अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। जिस इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर में ही लाई करेगा, है ना। एक रॉड है, देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? इसके सेंटर में ही। तो मान लो इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। अब आपको क्या निकालना है? इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो देखो, अगर ये सेंटर है इस रॉड का, तो ये वाला डिस्टेंस, ये अगर 4 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? देखो, ये वाला, इस वाले यहाँ तक का 2 मीटर, और ये वाला भी कितना हो गया? 2 मीटर। क्लियर है? मीन्स इस वाले मास का अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो 2 मीटर होगा, और इस वाले मास का भी कितना होगा? 2 मीटर होगा, है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू किसके बराबर होता है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास क्या दिए? यहाँ पे 2 मासेस गिवन है ना। तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू किसके बराबर है? देखो, मास m1 कितना है आपके पास? 6 मल्टीप्लाई बाय r1 स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस m2 मास कितना है? 6 kg का, और r2 भी कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर। इस तरह से अब ये सॉल्व करेंगे तो देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 24, और यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास? 24। तो इसका आंसर कितना आ गया? देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 48। और इनके यूनिट्स क्या होंगे? m r स्क्वायर, मास का हो गया kg, और r स्क्वायर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे। ये सिंपल वन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से फाइंड आउट करना है। आपको क्या गिवन था? एक रॉड गिवन थी, और रॉड के सेंटर ऑफ मास पे आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ थी? सेंटर ऑफ मास पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास रॉड का कहाँ पे लाई करता है? उसके सेंटर पे। यह हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दी इसके सेंटर ऑफ मास पे, है ना। फिर क्या कर लिया हमने? ये वाला डिस्टेंस और ये 2 मीटर हो गया, और ये फॉर्मूला लगा के आप सिंपल वे में इसे फाइंड आउट कर लोगे। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट वाला लेते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपके पास इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स क्या होंगी? सेम। मान लेते हैं कि इनकी साइड्स आपको गिवन है L, ये भी L है, ये भी L होगी, ये भी L होगी। अब यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है आपके पास, मान लो कितना है वो? m, और यहाँ पर भी m, और यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है m, ठीक है। मैं mm लेके ले रही हूँ, मे भी क्वेश्चन में कोई और मास होगा तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है उसी तरह से, वो वाली वैल्यू, है ना। देखो, ये m मासेस मान लो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? L। अगर ये L है, ये भी L है, तो ये भी L है। क्लियर? ओके। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो, हमने क्या कहा था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। देखो, अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, मान लो इस एक्सिस के अराउंड निकालते हो, अबाउट निकालते हो, तो अलग आएगी वैल्यू। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरफ, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू अलग आएगी। हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। देखो, अभी हम मान लेते हैं कि आपको कहाँ निकालना है? इस एक्सिस के अराउंड आपको निकालना है। तो मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? इस तरफ, ठीक है। ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली, ठीक है। एक्स डैश मान लो, ये वाली यहाँ पे आपको निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, सबसे पहले देखो, अभी हमें करना क्या होता है? जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? I इक्वल टू किसके बराबर? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। पर देखो, m1 m2 m3 की वैल्यू क्या है? m ही है ना। ओके। अब हमें ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये वाली है ना। इस तरह से रोटेट कर रही है, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, है ना।
एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ पे है, तो इस वाले से देखो इस वाले का जो मास है ना, अगर हम इसे नाम भी दे दें, देखो ये ए दे दिया, ये बी और ये सी, तो देखो ए का जो आपके पास परपेंडिकुलर इस वाले मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो तो जीरो ही होगा, बिकॉज वो उसी पे ही लाई कर रहा है, आप समझ रहे हो। और इस वाले का जो बी वाला पार्टिकल है ये भी कहाँ लाई कर रहा है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो R2 की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। आप समझ रहे हो यहाँ पे बात, है ना। हाँ, पर यहाँ पे ये वाला जो आपके पास मास है इसका जो आपके पास आर की वैल्यू है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखना है हमें, है ना। तो ये वाला होगा, ये वाला देखो, ये वाले ड्रॉ करेंगे हम, ये वाली वैल्यू है ना, इस वाले मास की इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू हमें गिवन नहीं है ना। तो मेन वर्क ये हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम मान लेते हैं, देखो इस तरह से इसे हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर है ना ये, ओके। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सेंटर पे ही होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, ठीक है। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो अगर ये सेंटर पे लाई कर रहा है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसके सेंटर पे लाई करेगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना कितना हो गया, L/2। देखो ये वाली लेंथ भी L/2 हो गई और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, L/2, बिकॉज फुल लेंथ कितनी है, L, तो ये भी L/2 हो गया, ये भी L/2, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ओके। अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास के लिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों तो जीरो ही हो जाएंगे, देखो कैसे, बिकॉज यहां पर क्या आ जाएगा m, बट R1 की वैल्यू क्या है, जीरो, प्लस यहां पर भी m है वैल्यू मास की, बट R2 की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहे हैं वो मास, प्लस हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है R3 की। क्लियर। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बिकॉज ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो देखो क्या निकलेगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना आपके पास L/2, इसका स्क्वायर कर दो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा L स्क्वायर माइनस ये उधर चला जाएगा तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो देखो 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 3L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से आपके पास अगर p की वैल्यू फाइंड आउट करें तो p किसके बराबर आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, √3, और यहाँ इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा L, और 2 का लेंगे तो 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गई आपके पास p की वैल्यू, मीन्स R3 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। तो यहाँ पर क्या राइट डाउन करोगे आप, m जो इसका मास है, मास इसका m है, और R3 ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस p जो है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली, तो ये पुट कर लो यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो r स्क्वायर करना है आपको, मीन्स √3L/2 का स्क्वायर कर दोगे आप, ये वाली वैल्यू आएगी, है ना। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, विजिबल है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वाली चीज़ तो फर्स्ट ये तो क्या आ गई, ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो, है ना। अब ये वाली चीज़ बच गई यहाँ पे, तो यहाँ पे किस तरह से राइट डाउन करोगे, देखो आप m √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 सा 4, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपके पास आ गई 3/4, 3/4 हमने पहले राइट डाउन कर लिया mL स्क्वायर। देखो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप। क्लियर है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू गिवन हो, मास की गिवन वैल्यू है, तो आप उस तरह से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया, ठीक है। ये कौन सा था, जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली ली हुई है, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। एक नेक्स्ट वाला करते हैं, देखो अब देखो मान लो आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये भी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरह से गिवन है, और मैं वही ले रही हूँ, इनकी लेंथ कितनी है, मान लो ये भी L, ये भी L और ये भी L होगी, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मासेस पड़े हुए हैं m मास, और यहाँ पर भी पड़ा है एक m मास, और यहाँ पर भी है एक m मास। क्लियर है, ओके। अब देखो इन्हें अगर आपने नाम देना है, इनको नाम दे दो। देखो ये आपके पास हो गया A, ये हो गया B और ये
सी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, अब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, मान लो आपसे पूछा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अब इस बार यहाँ पे है, इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फाइंड आउट करो आप, तो ये होगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, देखो ये क्या है आपके पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देखो तो किस तरह से निकालेंगे, इस वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 होगा, इस वाले का तो ठीक है, बिकॉज इसी पे लाई कर रहा है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो जो ये वाला मास है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, इस मास का इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखो एल गिवन है, हमें एल ही आएगा, है ना, यही है ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी लेंथ गिवन है आपको एल, तो ये वाला एल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है इस केस में, अब इस वाले बॉडी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये वाला, यही हुआ ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हुआ, तो हमारा मेन वर्क क्या है, हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो देखो हम किस तरह से इसको पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या करेंगे, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 60 डिग्री। ओके, अब देखो हमें ये वाली चीज़ निकालनी है, ये वाली, ठीक है, देखो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना यहाँ पे, देखो ये वाला, ठीक है। अब आपको पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना, तो यहाँ स्मॉल सा मैं राइट डाउन कर लेती हूँ, यहाँ पे मान लो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना, मीन्स ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या बन गया आपके पास फिर बेस। क्लियर, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, देखो वैसे तो ये चीज़ बहुत सिंपल सी है, आपको आती होगी, देखो एंगल के सामने वाली साइड उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जहाँ परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है ना, कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से देख सकते हो, और जो बाकी ये बच गया ये आपके पास बेस है। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो देखो हम कौन सा एंगल लेंगे, हम वो वाला एंगल लेंगे जिसमें बेस आ रहा हो, क्योंकि हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करें, देखो अगर हमने क्या कहा, हम क्या करें, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करें, तो वो किसके बराबर आता है, कॉस थीटा के बराबर, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है ना। देखो अभी यहाँ से अगर हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किसके बराबर आ जाएगी, h cos 60, है ना, तो b इक्वल टू किसके बराबर आ गया, देखो h की वैल्यू ये वाली तो हमें पता है, बिकॉज सबकी लेंथ कितनी है, l, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली लेंथ कितनी है, l, ये होगी l, और cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2, तो मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, l/2, बस यही वाली वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी हमें, b इक्वल टू l/2, ये हो गया इस वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तो इजी है, जस्ट फॉर्मूला हमने यूज करना है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, देखो यहाँ पे I इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपके पास जो m1 है ये m है, बट r1 का ये डिस्टेंस कितना है, 0, इसी पे लाई कर रहा है ये, प्लस m2 आपके पास मास m है, और r2 स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, हमने फाइंड आउट किया l/2, तो यहाँ हम राइट डाउन करेंगे l/2 का स्क्वायर, प्लस m3 आपके पास m है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, देखो ये आपके पास क्वेश्चन में मे भी मासेस की वैल्यू गिवन हो, लेंथ की वैल्यू गिवन हो, है ना, तो आप उस तरह से कैलकुलेट करोगे, मैं जनरल केस बता रही हूँ। ये m आ गया, और r3 कौन सा होगा आपके पास, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, देखो l, है ना, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी आपके पास, l स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस आगे आ जाएगा m l स्क्वायर बाई 4 प्लस m l स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें I की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अब m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस m l स्क्वायर, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो 4 आ गया एलसीएम m l स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 4m l स्क्वायर,
ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया देखो 5ml² डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है ना। ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। I इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास 5/4ml²। ये कब आई वैल्यू? जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी ली? ये वाली। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे लाई कर रहा था तब देखो ये वाली वैल्यू आई 5/4ml²। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था देखो सेम वैल्यूज थी सारी, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे थी? यहां पे लाई करी थी, है ना। इस यहाँ पे निकालना था मैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे गिवन थी। तब कितना आंसर आया था देखो आपके पास, देखो 3/4ml²। तो डिफरेंट आता है आंसर। देखो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे थी तो 3/4ml² आया, और जब हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे ली? ये वाली, तो आंसर क्या आया 5/4ml²। इसी तरह से आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके देख लो। इसी के बेस पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप ये अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू।